नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और ये वो प्रोग्राम है जब हम बात करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वो बातें जो आप सुनना चाहते हैं और कहीं और आपको सुनने को मिलती नहीं है। कुछ किस्से, कुछ कहानियां, कुछ गॉसिप, कुछ इधर उधर की खबरें और कुछ वो बातें जो ऑफ रिकॉर्ड बताई जाती हैं, वो कहीं नहीं बताता आपको कोई, वो इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं। स्वागत करना चाहता हूं मेहमानों का। आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र हमारे खास मेहमान है उदय माहुरकर साहब, वेटरन जर्नलिस्ट। हम सब देखते आए, पढ़ते आए सर के आर्टिकल्स, और गुजरात में एक बड़ा लंबा अरसा बिताया है। नरेंद्र मोदी को 3 दशक से ज्यादा वक्त से वो जानते हैं एज अ जर्नलिस्ट। तो आप एक किस्म से उनको मोदी एक्सपर्ट भी कह सकते हैं, कह सकते हैं सर। ठीक है, दीपक चौरसिया साहब हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत दीपक जी आपका। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी आज हमारे इस प्रोग्राम में। देवेंद्र आपका बहुत स्वागत है सर। कितने साल आपने मोदी साहब को, मतलब उनको जानते हुए हो गए? 36 साल हो गए। 36 साल, मतलब जब वो सीएम बने तब से, उससे और पहले से? नहीं, सीएम तो बाद में बने। ये जब ऐसा है कि मैं इंडियन एक्सप्रेस में था, मैं इंडिया टुडे में गया, उसी टाइम पे वो आरएसएस में से बीजेपी में आए। अच्छा, ठीक। तो मेरी मुलाकात जहाँ तक ख्याल है मेरे मार्च 87 में हुई थी, 1987 में उनसे। ठीक है, पहली बार 1987 से। 1987 ऑलराइट, जब वो मतलब पार्टी का काम करते थे तब से। पार्टी में जब शिफ्ट ही हुए थे, वो आरएसएस से आए थे। ऑलराइट, गॉट इट सर। अब आज का 2 डेवलपमेंट और फिर चर्चा शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे दरअसल नरेंद्र मोदी कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे काम करते हैं, किसी सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करते हैं, किसी चुनाव को कैसे अप्रोच करते हैं। अंदर की बातें नरेंद्र मोदी के बारे में आपको जानने को मिलेंगी आज की 2 हेडलाइन व्यूअर्स। राहुल गांधी ने अमेठी नहीं चुनी और वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी कह रही डर गए स्मृति ईरानी से, इसलिए अमेठी नहीं आए। एक बात। दूसरी, जब ये खबर पहुंची, सब जगह आ गई, तो नरेंद्र मोदी ने क्या बोला अपनी रैली में कि आप किसी सर्वे की, किसी पोल की कोई जरूरत नहीं है, आज ही नतीजा आ गया। 400 पार एनडीए और कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें लाने के लिए भी पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये नरेंद्र मोदी ने कहा। अब उन्होंने क्यों कहा? राहुल गांधी का अमेठी न लड़ना, अमेठी से भाग जाना इन सेंस, क्या इससे ये चुनाव जो है पूरी तरीके से डिक्लेयर हो गया आज ही कि इसमें आगे जाकर के क्या होने जा रहा है? जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कभी किसी चुनाव में जाते हैं तो चुनाव शुरू होने से पहले उनके मन में पूरा खाका तैयार होता है कि इसका परिणाम क्या होने जा रहा है, और वो क्या सही होते हैं हर बार? देखिए, ऐसा है कि एडवांस प्लानिंग वो उनके पूरे व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा भाग है। मतलब एडवांस प्लानिंग वो करते हैं। जैसे कि मैंने जो मेरी दूसरी किताब लिखी उन पे, मार्चिंग विद ए बिलियन, उनकी 3 साल के प्राइम मिनिस्टरशिप पे 2017 में, उसमें मैंने उनको कोट किया हुआ है। उन्होंने मुझे कहा था एक बार, और मैंने कहा मैं कोट कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि जब पहला स्टेप लेता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि अगले 10 स्टेप मुझे कौन से लेने हैं। ऑलराइट। तो ये पूरा जो शिवाजी का व्यक्तित्व जानता है, छत्रपति शिवाजी का, उनकी जो कार्यशैली को जानता है, वो उस व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी को समझने में बहुत आसानी होती है। जब अफजल खान को छत्रपति शिवाजी ने मार दिया द्वंद्व युद्ध के अंदर, एक बीजापुर का एक बहुत बड़ा सेनापति था, धिप्पाड़ था करीबन 6.25 फुट का, और द्वंद्व युद्ध में उसको उन्होंने मार दिया। तो जब वो वापस आए तो उनके सेनापति ने पूछा कि आपने इसे धिप्पाड़ आदमी को किसे मार दिया और इसका मुख्य कारण क्या है? हाँ। तो शिवाजी ने कहा कि नियोजन। हाँ। तो उनका वीरता नहीं, बहादुरी नहीं। बोले हाँ, नहीं बहादुरी तो थी मेरे पास, लेकिन नियोजन, अगर यश पाना है तो नियोजन बहुत आवश्यक है। प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। दिस मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लर्नड फ्रॉम स्टोरी ऑफ शिवाजी महाराज। कहां से? लेकिन मैं उसको ऐसा मानता हूं कि क्योंकि संघ के अंदर छत्रपति शिवाजी से बहुत प्रेरणा ली जाती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने जरूर छत्रपति शिवाजी को पढ़ा होगा। कई चीजें मुझे ऐसे लगती हैं उनकी कार्यशैली के अंदर कि वो मुझे लगता है कि छत्रपति शिवाजी से उन्होंने इंस्पिरेशन लिया है। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने कभी कोई चुनाव हारा नहीं? कभी नहीं, कोई चुनाव उन्होंने हारा नहीं है जब से चुनाव लड़वाने शुरू किए। राइट। अब इस चुनाव में लोग कह रहे हैं कि अचानक जो बातें होनी शुरू हो गई, हिंदू मुसलमान की बातें होनी शुरू हो गई, ये डर लग गया मोदी को। आपको क्या लग रहा है? देखिए, हिंदू मुस्लिम एक ऐसा इशू है देश के अंदर जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जिस टाइप की राजनीति कांग्रेस ने खेली पहले 60 साल में, जिसको मुस्लिम तुष्टीकरण कहते हैं, आप सोचिए कि हमने हजारों मंदिर खोए मध्यकाल के अंदर, जो इस्लामिक आक्रमणकार थे उन्होंने तोड़ दिया। बाद में मुसलमानों के एक तबके ने पाकिस्तान ले लिया। उसके बाद में भी हमको राम जन्मभूमि, मथुरा
और काशी विश्वनाथ पूर्ण रूप से न मिले, किस टाइप का ये पॉलिटिक्स है, तो किस टाइप का सेक्युलरिज्म है? तो ये बीजेपी जो कि राष्ट्रवादी पार्टी है उसके लिए याद कराना बहुत जरूरी है। लेकिन आप बीजेपी की पॉलिसीज देखिए, आप बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज में कहीं भी मुसलमान के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। नहीं, लेकिन अगर चुनाव प्रचार में मोदी मुसलमान का नाम ले रहे हैं तो उससे ये इन्फ्लुएंस निकालना कि मोदी चुनाव में पिछड़ रहे हैं या वो 400 वाली बात दिखाई नहीं दे रही इलेक्शन में, इसीलिए उनको ये करना पड़ रहा है। आप सहमत नहीं है? देखिए, नियोजन का मतलब ये होता है कि पहले राउंड में मैं क्या बोलूंगा, सेकंड में क्या बोलूंगा, थर्ड में क्या बोलूंगा। मैं उसको अलग तरीके से देखता हूं उसको, आप समझे? बीच में अब 400 का बोलना उन्होंने छोड़ दिया, बीच में थोड़ा नहीं बोले तो लोगों ने उस पर स्टोरी करना शुरू कर दी। 400 का भी अभी अमित शाह परसों बोले, 2 बार देखा मैंने उनको बोलते हुए। वो तो क्या है, आपको गियर चेंज करने पड़ते हैं ना। जब इतना बड़ा इलेक्शन है, इतना लंबा है, तो यू हैव टू चेंज गियर्स। कहीं आपने 2 स्टेप आगे ले लिए, 1 स्टेप पीछे ले लिया, फिर से 2 स्टेप आगे ले लिए, ऐसा ही होता है। नहीं, इसको चुनाव आपको दूर दूर तक कहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है 3री बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, या आप मन में आपको लग रहा है कि कहीं भी नहीं? कोई डाउट नहीं है इसमें? कोई डाउट नहीं है, मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ऐसे मन में कहीं भी मुझे एक भी बार ऐसा लगा नहीं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आजकल बताना शुरू किया है, आपने वीडियो देखा वो कि शतरंज, कांग्रेस ने तो शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं राहुल गांधी। 2012 का इलेक्शन था गुजरात में, जब मैंने कवर किया हुआ है, इतना भयंकर हुआ खड़ा किया था कांग्रेस ने कि हम मुफ्त मकान देंगे और फॉर्म बांटना चालू किया, फॉर्म भरो आप, मुफ्त या एकदम कम, मतलब कंसेशनल रेट पे मकान देंगे। तो लोगों की लाइनें लग गई गुजरात के अंदर जी। एक बार हमें भी लगा कि क्या होगा इसके अंदर, कुछ नहीं हुआ। फिर से नरेंद्र मोदी जीते, 115 सीट लेके आए। तो इस बार भी कह रहे हैं ना, महिलाओं को 1 लाख रुपया साल का, नौजवानों को 1 लाख रुपया साल का। अब तो उसका कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होता। देखिए, एक बात समझ लो आप कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो 1928 के आसपास पाकिस्तान शब्द यूज करने के पहले जिन्होंने जो डिमांडें रखी थी, वो मैनिफेस्टो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। उसको आप उसके उल्टी साइड देखें, आप शब्दों में नहीं जाएं, है ना, उसको आप देखें, उल्टी साइड देखें, तो वो पूरा जो मैनिफेस्टो है वो पूरा प्रो मुस्लिम मैनिफेस्टो है। 370 बार वापस लाने की बात करता है, बात कर रही है कांग्रेस। सीए के विरुद्ध में बात कर रही है। तो आप कह रहे हैं देश उससे बहुत आगे चला गया? मैं मानता हूं कि देखिए, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी, नहीं चलने वाली, बिल्कुल। और मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें मैं मानता हूं कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करना ये देश के साथ धोखाधड़ी है। ठीक है सर, वो बात जो शतरंज वाली बात कर रहा था ना, अभी एक वीडियो निकाला कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का, इसमें वो कह रहे हैं मैंने 7 साल की उम्र में शतरंज खेलना सीखा था, और पहली बार जब मैंने खेला तो मैंने उन्हीं को हरा दिया जो मुझे सिखा रहे थे। और उसके बाद मतलब फिर उन्होंने ये भी उससे पूछा गया उनसे कि हु डू यू थिंक इज द बेस्ट चेस प्लेयर अमंग्स पॉलिटिशियंस, नेताओं में सबसे अच्छा चेस प्लेयर कौन है? उन्होंने कहा मैं। फिर वो ये भी बता रहे हैं कि शतरंज और राजनीति में क्या सीखा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको अपना गोल नहीं मालूम है राजनीति के अंदर चेस की तरीके से, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे शतरंज के खिलाड़ी हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे राजनीति के खिलाड़ी हैं, उनको अपना गोल मालूम है। और हर बार होता क्या है चुनाव में, वो अलग बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सब कुछ पेपर पे। अच्छा, शतरंज भी उन्होंने खेला तो वीडियो कैमरे के सामने खेला। कम से कम मैंने आज तक नहीं देखा कि ऐसे सांसदों की कंपटीशन में राहुल गांधी गए हो। पहले तो काफ़ी गेम्स भी होते थे, क्रिकेट मैचेस होते थे, बाकी कुछ होता था। राहुल गांधी ने किसी ऐसा शतरंज खेला हो या इससे पहले कभी वो शतरंज खेलते हुए दिखाई दिए हो। आज अमेठी छोड़ने के वक्त ये शतरंज के खिलाड़ी क्यों बने? उसी को तो शतरंज की चाल कह रही है कांग्रेस की। ये राहुल गांधी की ऐसी शतरंज की चाल है जिसमें जो समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कल भी आपको ये कहा था, मैं लगातार कह रहा था कि वो रायबरेली से ही लड़ेंगे, अमेठी नहीं जाएंगे। उनके मन में कुछ तो है। अब वो कहते हैं डरो मत। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी डरते नहीं है। मैं नहीं मानता हूं बीजेपी के बात के राहुल गांधी डरते हैं, वो डरते नहीं है। लेकिन फिर भी अमेठी ना जाना कुछ तो इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? डर नहीं है तो और क्या? वजह डर नहीं है तो राहुल गांधी जी कहते हैं वो डरते ही नहीं है भाई। वो तो सबको, देश को कह रहे डरो मत। आप कैसे मान सकते हैं राहुल गांधी जी डर गए? आप मानिए ना, आपने शतरंज देख ली तो आप मानिए शतरंज है। मोदी जी ने कह दिया आज चुनाव में, आज पता चल गया चुनाव में मैंने 4 जून कहा था, लगातार कह रहा हूं कि ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये फजीहत है। ये सिर्फ फजीहत है। अब कांग्रेस को शतरंज बोल ले, कांग्रेस को स्ट्रैटेजी बोल ले, कांग्रेस को कुछ भी बोल ले, आप अपनी पारिवारिक 2 सीटों में से 1 सीट छोड़ के जा रहे हैं।
आखिरी मोमेंट पे पैराशूट लैंडिंग करा रहे हैं। इसमें क्या स्ट्रैटेजी है सौरभ? कोई भी इलेक्शन लड़ने वाला ये जानता है और ये समझता है कि नैरेटिव का बहुत मतलब होता है चुनाव में। चुनाव ऐसे ही लड़े और जीते जाते हैं कि माहौल कौन बनाता है, इससे उनके पक्ष में माहौल बनेगा, मैं डाउटफुल हूं। आज जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप किसी सर्वे की जरूरत नहीं है, नतीजा पता चल गया आज, तो एक तो बात होती है कि रैली में कैंपेन में बोल रहे हैं, लेकिन क्या सच में बीजेपी यही मान रही है? देखिए, वो नैरेटिव बनाने के लिए तो है ही कि एक दबाव बनता है उस पर, लेकिन प्रधानमंत्री को पता था या नहीं मुझे नहीं मालूम, और पता होगा ही होगा। बीजेपी के बड़े नेताओं को 2 दिन पहले से पता था एकदम कंफर्म के तौर पर कि राहुल गांधी अमेठी नहीं जा रहे हैं। अच्छा, ये फीडबैक उनके पास, और उसमें ऐसा नहीं था कि वो लाइकली ये बोल रहे थे, वो बाकायदा बता रहे थे, और उनमें से कुछ मैसेज भी मुझे दिखाया गया कि ये देखिए वो नहीं आ रहा है। दूसरा, जो कैंडिडेट हैं उनका नाम भी बताया गया था, इन्होंने जो अकाउंट खुलवाया SBI में वो भी बताया गया था कि उन्होंने अकाउंट भी खुलवाया इस इलेक्शन को लेकर। तो इससे आप समझ सकते हैं कितने स्पेसिफिक जानकारी उनके पास थी। इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ कि राहुल गांधी अमेठी नहीं गए हैं, उसकी एक ही वजह है कि डर। आप तो अमेठी से ही आ रहे हैं अभी, आज ही तो आए हैं। और अमेठी से जो फीडबैक मिला, मुझे लगा कि राहुल गांधी की तरह कोई भी समझदार व्यक्ति ये खतरा नहीं आएगा वहाँ पे कि जाके आप ऐसे माहौल में, क्या मतलब माहौल? अमेठी में मोस्टली लोगों की ये शिकायत थी, और वो शिकायत इस लिहाज से अब वाजिब हो गई है। पहले ऐसा नहीं था कि पहले राहुल गांधी जाते थे, अब नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब दूसरा ऑप्शन उन्हें मिल गया स्मृति ईरानी का, और वो दिख रहा है कि हर एक सुख दुख में वो आपके दरवाजे पे। कल कम से कम चुनाव रैलियों के बीच में भी 3 बूथ वर्कर के पास, बहुत छोटे छोटे गरीब लोग थे बेचारे, उनके घर पे जाके वो बैठी हुई थी, उनके कमरे में बैठी हुई थी। तो वो सिलसिला जो पिछले 10 सालों से वो चला रही हैं, उसने राहुल गांधी की मिट्टी बहुत ज्यादा पलीद कर दी कि लोग उससे तुलना करने लगे। हमने आपका इंटरव्यू तो देखा स्मृति ईरानी के साथ, मैं वो नहीं, उससे जो उन्होंने आपको बताया वो चुनाव के बारे में, मतलब एक आदमी जो बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है, भावभंगिमा से पता चलता है, क्या पता चला? जैसे एक चीज देखा, स्मृति ईरानी और राहुल गांधी अगर आप तुलना करें सौरभ, तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी समस्याओं से भागने वाले टेंडेंसी के हैं। कभी भी आपने नहीं देखा, उसके कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ। जैसे जब उन्होंने यात्रा निकाली, न्याय यात्रा, चुनाव गुजरात में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में अगर कुछ हो रहा है, अब कहीं और जा रहे हो साउथ इंडिया में कुछ करने के लिए, वो हेड ऑन नहीं लेते प्रॉब्लम को, उनकी सबसे बड़ी समस्या है। स्मृति ईरानी सीधे सीधे हेड ऑन लेती हैं। जब 25 दिन पहले 2014 में उन्हें भेजा गया था, उनकी जगह कोई और नेता होता तो आराम से मना कर सकता था कि नहीं, इस सीट पे मैं नहीं जाऊंगी। वो गई, फाइट किया, और हारने के बावजूद उसी सिलसिले से 5 साल लगातार उन्होंने मेहनत किया। 19 में फिर जीती, उसके बावजूद वही सिलसिला। गाँव में उन्होंने घर तक बनवाया हुआ है। राहुल गांधी आज तक मसला घर का नहीं होता, जुड़ाव का होता है कि क्या आपने ये मैसेज दिया यहाँ के लोगों के लिए कि मैं तुम्हारे लिए। तो अगर राहुल, क्योंकि कल तक तो खबर नहीं आई थी कि राहुल नहीं लड़ रहे हैं, तो स्मृति ईरानी कॉन्फिडेंट थी कि राहुल गांधी भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, वो चाहती थी कि राहुल गांधी आए। अच्छा, हाँ, वो ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में भी बार बार ये कह रही थी, और कुछ बातें तो उन्होंने ऐसी कही जो मैं कोट नहीं कर सकता। वो बार बार ये चाह रही थी कि राहुल गांधी आए और मुकाबला हो, और वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है कि पिछली बार की तुलना में मेरी विक्ट्री ज़्यादा बड़ी होगी। वजह ये है कि पिछली बार जैसे 2014 के इलेक्शन से तुलना करें तो 60% बूथ पे उनके वर्कर नहीं थे, अब वो ढांचा तैयार है। 5 लाख तो सीधे से मकान का लाभार्थी का ढांचा तैयार है। तो इस तरह की परिस्थितियों में आप समझ सकते हैं कि स्मृति ईरानी जैसी लेडी जो कि फाइटर है, सीधे फाइट करने में विश्वास करती हैं, और वो उनका फाइट होता है, उसमें वो बहुत ज़्यादा सोचती विचारती नहीं, बहुत कैलकुलेशन और चेस वाली नहीं है वो सीधे फाइट करती हैं, मजबूती से लड़ती हैं, ग्राउंड पर रह के काम करती हैं। तो वो ये चाह रही थी, और जब उन्होंने ये बताया खुद ही, उनको भी पता था कि कैंडिडेट कौन है। अच्छा, तो वो उनको खुशी नहीं थी, निराशा थी। वो चाह रही थी कि राहुल गांधी आते, काश राहुल गांधी आते। अरे कांग्रेस ने क्या कहा मालूम है? वो कांग्रेस ने ये बोला कि स्मृति ईरानी का क्लेम टू फेम क्या है, ये कि उन्होंने राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ा है, अब हम उनसे ये भी छीन लेते हैं कि वो आगे ये भी नहीं कह पाएंगे कि राहुल गांधी बहुत बड़े नेता मानते हैं। ये हास्यास्पद है एकदम। देखिए, मैं देवेंद्र जी से इत्तेफाक रखता हूं कि वो डर गए, और मैं भी उड़ाना में बोल रहा था कि वो नहीं डरे, पर उनको ये भी दिखाना था कि मैं यूपी छोड़ के नहीं भाग गया हूं, इसके लिए रायबरेली चले गए। अरे कुछ उन्होंने लिखा है अभी रायबरेली के लिए, एक बार जरा वो हम बता दें। रायबरेली से नामांकन मेरे लिए एक भावुक पल था, ये राहुल गांधी बोल रहे हैं। मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्मभूमि सौंपी है और उसकी सेवा का मौका दिया है। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है, दोनों ही मेरा परिवार है, और मुझे खुशी है कि 40 वर्षों से क्षेत्र की सेवा कर रहे किशोरी लाल जी अमेठी से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। अन्याय के खिलाफ चल रही न्याय की जंग में मैं अपने अपनों की मोहब्बत और उनका आशीर्वाद मांगता हूं। मुझे विश्वास है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में आप सभी मेरे साथ खड़े होंगे। अब तो ये उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स पर जाकर के पोस्ट किया है। नॉमिनेशन करके वो बाहर निकले, इतना मीडिया था, एक शब्द नहीं बोले, ना रायबरेली के लिए ना अमेठी के लिए। अब जाकर के 4 घंटे के बाद उन्होंने उसको सोशल मीडिया पर ये चीज पोस्ट की। आप 2 लाइन तो बोलते, अमेठी वालों के लिए 2 लाइन तो बोलते कि मैं अमेठी क्यों नहीं आया। बिल्कुल
या रायबरेली वालों के लिए वहीं से खड़े होकर कोई संदेश दे देते, वो बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट करें जो आप कह रहे थे हर चीज किताब पर है या फिर फोन पर है। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि वो बोलते तो क्या बोलते भाई, पत्रकार से पूछते हैं अमेठी क्यों जोड़ा, वहां फजीहत होती, तो इसका कोई रायबरेली क्यों आए, वहां फजीहत होती। इसका कोई तैयार कोई जवाब तो सोचना पड़ेगा ना कांग्रेस को, ये सवाल थोड़ी पीछा छोड़ देगा उनका, जहां जाएंगे राहुल गांधी से ये सवाल होगा। आपको लगता है कांग्रेस के नेता सोचते भी हैं? लेकिन सर उससे बड़ा और मैंने मजाक में बोला डरो मत, डरे हैं इसलिए छोड़ा है। सोचने विचारने का काम कांग्रेस में होना काफी टाइम से बंद हो चुका है। अच्छा, जो सामने आया वो करा और निकल गए। ठीक है, वो बहुत बड़ा मल्लिकार्जुन जी कितने टाइम से बता रहे थे कि वो सस्पेंस है और कुछ भयानक होगा, ऐसा कुछ नाम खुलेगा, कुछ खुला, कुछ हुआ, वही हुआ जो प्रेडिक्ट किया जा रहा था, वही हुआ जो बीजेपी को पता था। पत्रकारों से ज्यादा बड़ा सवाल सौरभ वो है जो कि ग्राउंड पे लोग वो पूछ रहे थे और इस बात को बार बार कह रहे थे। जैसे मान लीजिए कि इनकी बात कि बीजेपी की सरकार खराब है, यूपी में केंद्र में स्मृति ईरानी खराब हैं, अगर ऐसी स्थिति है तब तो आपको और अपने लोगों के बीच में रहना चाहिए था। वहाँ अमेठी में लोग ये पूछ रहे थे कि जब कोविड में हम लोग इतनी बड़ी समस्या में थे तो राहुल गांधी कहाँ थे, क्यों नहीं आ रहे थे। बमुश्किल न्याय यात्रा में कुछ घंटों के लिए हो गए थे, वो भी एक क्षेत्र में से होकर निकल गए थे। अपने लोगों के बीच में अगर आप नहीं जाएंगे, जिसको आप कह रहे हैं कि हमारी कर्मभूमि रही है परिवार, मुझे जो जानकारी दी गई वो ये है कि अब कांग्रेस पार्टी ने अमेठी रायबरेली में 16 सर्वे करा है, 16 सर्वे, और उस सर्वे में निकल करके आया कि रायबरेली आपके लिए सेफ है, रायबरेली में आप चुनाव जीत जाएंगे, अमेठी में 50% चांस है, मतलब अमेठी में कुछ भी हो सकता है लेकिन रायबरेली आप क्लीन जीत जाएंगे। ये सारे सर्वों ने राहुल गांधी को बताया। और दूसरा प्रेशर तो इसलिए ये उनके लिए अमेठी नेगेटिव हो गया और रायबरेली पॉजिटिव हो गया। और दूसरा, अखिलेश यादव का बहुत प्रेशर था कांग्रेस के ऊपर कि गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य यूपी की किसी सीट से चुनाव जरूर लड़े, तो वो अवॉइड नहीं कर सकते, तो उनका बस चलता तो शायद मुझे लगता है वो रायबरेली भी नहीं लड़ते, फिर वो केवल वायनाड ही लड़ते। लेकिन ये अलायंस का भी एक प्रेशर था कि उनको ये चुनाव लड़ना पड़ा। बहरहाल, अब मैं कमिंग बैक टू अगेन प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि मोरकर साहब से आज हमें समय मिला है तो जरा उनकी बात और करें। सर, आप प्राइम मिनिस्टर की सबसे बड़ी खासियत क्या मानते हैं एज अ पर्सन? नहीं, ये कहा मैंने एडवांस प्लानिंग, मैं फिर से उस बात को दोहराऊंगा। इज अ वेरी गुड प्लानर, ग्रेट प्लानर, ग्रेट प्लानर। ओके, मतलब समझे ना, आपकी आप समझे 10 स्टेप उनको मालूम होते हैं। वो ये कह रहे थे मुझे एक बार कि मैं जब पहला स्टेप लेता हूं तो अगले 10 स्टेप मुझे मालूम होते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लानर्स हो गए ना। तो ये कोई स्कीम लॉन्च करनी हो या कोई इलेक्शन लड़ना हो, हर किसी में, सब में। मुझे कहा था उन्होंने स्कीम के संदर्भ में कहा था, मैं कहता जनधन जो स्कीम लॉन्च, उस टाइम पे मेरी बात हुई थी उनसे, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे ये बात कही थी उन्होंने। लेकिन हर चीज में ये बात है, और ये उनसे ये जो लेसन है वो अमित शाह जी भी सीख चुके हैं। अब 10 कदम आगे की सोचो, बिल्कुल 10 कदम आगे की सोचो, पूरा जितने भी लूपहोल्स कौन से हैं उनको प्लग करो, मतलब हर एक चीज स्थान पे होनी चाहिए। ठीक है, तो इस लिहाज से आपको लग रहा है नरेंद्र मोदी जो 400 पार की बात वो कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे हो? हो सकता है। आप वो 400 को हल्के में नहीं लेते? 400 से थोड़ी कम आ सकती है, लेकिन एक बड़ी जीत होगी उनकी, बड़ी जीत होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और अगर आप एक चीज आप समझ नहीं पा रहे हो कि कांग्रेस जो है वो जो मुस्लिम तुष्टीकरण का पूरा जो एक जाल है उससे बाहर ही नहीं निकल पाई। आप समझे सर, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि पहले, खासकर पहले फेज के इलेक्शन के बाद जब ये दिख गया कि वोटर बाहर नहीं निकल रहा है किसी भी वजह से, तो वहां से शायद मोदी जी का गेम गड़बड़ा गया है और वहां से कांग्रेस अपने आप को एक बार फिर, हमारे साथ प्रोग्राम में आदेश तो उन्होंने ये कहा कि फर्स्ट फेज के बाद से कांग्रेस का जो समर्थक वर्ग है वो थोड़ा उत्साहित हो गया कि चांस है हमारे पास कोई इस इलेक्शन में। आपको लग रहा है सर? देखिए, लास्ट इलेक्शन एक अलग टाइप का इलेक्शन था। 2019 का इलेक्शन था, वो पुलवामा वाला था मामला उसके अंदर, आप समझे कि नहीं। एक इस बार वोटर थोड़ा साइलेंट है जरूर, उसको ये मान लेना कि वो साइलेंट इसलिए है कि वो बीजेपी के अगेंस्ट में वोट करने वाले, ये मानना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए गवर्नेंस आप देखिए, आज देखिए एक जागृति का लेवल भी भारत का काफी ऊंचा गया है ना। आप देखें कि एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां भारत ने अनेक गुना प्रगति न की हो। आप एविएशन ले लो, आप इकोनॉमी का साइज ले लो, 11वें से हम 5 में आ गए, अब वी आर अहेड ऑफ ब्रिटेन। आप फॉरेन पॉलिसी ले लो, G20 का जो ऑर्गेनाइज किया है,
नरेंद्र भाई ने G20, मैं मानता हूं कि कोई देश ने भूतकाल में इतना अच्छा G20 ऑर्गेनाइज नहीं किया। आप जब ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से, आम लोगों से आप बात करते हैं मोदी के बारे में, तो क्या 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 देखिए फीडबैक आता है? बीजेपी के बारे में दो क्रिटिसिज्म हो सकते हैं, जैसे कि कांग्रेस के लोगों को ले रहे हैं, उसके बारे में जो कोर वोटर है बीजेपी का, उसके मन में एक थोड़ा सा दुविधा है, ठीक है, कि भाई ये गलत बात है, इतने सारे कांग्रेस के लोगों क्यों ले रहे हैं। तो है से प्रश्न, ऐसा नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में बड़ा स्पष्ट है उनका, ओके, कि वो नरेंद्र मोदी को, मतलब वो ऐसी परिस्थिति है कि इन चीजों के लिए वो बीजेपी को ब्लेम करेंगे, नरेंद्र मोदी को ब्लेम नहीं करेंगे। अच्छा, आप समझे, क्योंकि उनका देखिए, उनका एक तो आप देखिए एक बहुत बड़ा सी चेंज है भारत के पॉलिटिक्स के अंदर, कि ये रोज डायलॉग करते हैं पब्लिक के साथ, ऑलमोस्ट डेली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो बताते हैं। फॉरेन जाते हैं, जब फॉरेन जाते हैं तो आप देखिए कि एक मीटिंग उनकी एनआरए के साथ में होती है, जो वो बताते हैं कि गए 1 साल के अंदर हमने क्या क्या स्टेप लिए, भारत कहां खड़ा है आज की तारीख में। तो उनका एक बड़ा मामला, एक अलग टाइप की पॉलिटिक्स है उनकी, अलग टाइप की एक रणनीति है, अलग टाइप का व्यक्तित्व है। दूसरा कि जो ग्लोबल लेवल पे जो चेंजेस आए हैं, मुझे अभी रवि शास्त्री मिले बीच में, अच्छा, हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि उदय भाई, मैं तो पूरी दुनिया कई सालों से घूम रहा हूँ, पहले क्रिकेटर था, बाद में मैं कमेंटेटर बन गया, लेकिन जो इज्जत मुझे अब मिलती है वो पहले कभी नहीं मिली। तो विदेश तो राहुल गांधी भी बहुत जाते हैं, तो उनको क्यों नहीं वैसा फील होता है कि भाई भारत की छवि बदल गई है? ये बात बोलते ही बोलते हंस रहे हैं। दूसरा जो डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी को जो ना अलग किया है, पहले ये था कि भाई अपन, सॉरी आपको रोक रहा, ये सारी अचीवमेंट्स हैं मोदी सरकार की, आपका मानना है कि ये आम आदमी समझता है ये सब? ये नहीं, हाँ, बहुत लोग बोलते हैं डेवलपमेंट से वोट नहीं मिलता। एक बड़ा मिडिल क्लास है आज देश के अंदर, एक बड़ा मिडिल क्लास है, हु इज अवेयर, विच इज अवेयर। दूसरा कि कोविड के अंदर जिस तरीके से सरकार ने अपने आप को कंडक्ट किया, उसकी भी एक जागृति है देश के अंदर लोगों के बीच में। अब आपका 2 फेज के इलेक्शन के बाद लोगों से, जो आम लोगों से जो आप मिल रहे हैं, जो इमेजेस जो आती हैं, क्या फीडबैक है सौरभ जी? बाहर की इमेजेस जो आती हैं, जैसे कि अभी पापुआ न्यू गिनिया करके एक कंट्री है, तो उसके प्रेसिडेंट ने पैर छुए थे, उनके पैर छू लिए। क्यों? तो क्योंकि कोविड वैक्सीन भेजी थी। ये भी लोग देख रहे हैं। हाँ सर, अब क्या 2 फेज के बाद क्या? 2 फेज के बाद मुझे देखिए, एक चीज पर किसी को कोई डाउट नहीं है कि सरकार तो नरेंद्र मोदी ही बना रहे हैं, ठीक है। इस पे डिस्कशन हो सकता है कि 303 प्लस आएंगी, 350 प्लस आएंगी, 370 पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं तो सौरभ बहुत टीवी पे जो वर्क्स पॉप्स आते हैं ना, मैं उसको खूब देखता हूँ। जितने वर्क्स पॉप के शो है वो मैं जरूर देखता हूँ, और सिर्फ ये समझ, बिकॉज मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ इस चुनाव के मतलब आम लोगों से जो बातचीत होती है, बस देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, ठीक है। एक वोटर है उसमें मोदी पसंद नहीं है, एंटी मोदी बातें भी आती है, बिल्कुल एंटी मोदी बातें भी आती है, लेकिन आप सामान्य तौर पर एक एवरेज अवेयर वोटर जो आइडियोलॉजिकल बात पे डिवाइडेड नहीं है, जो वोटर बाद में स्विंग हो सकता है, वो अभी भी कह रहा है कि नहीं भाई, हमको मोदी पर भरोसा है। और उसको देखिए, मोदी के साथ एक बात प्रशांत किशोर ने कही थी, मैं आज उसको दोहरा रहा हूं, और प्रधानमंत्री ने हाल के अपने इंटरव्यू में बोला है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ना, ये ईश्वर मुझसे करवा रहा है। ये उनका अंदर का कन्विक्शन है। ये बात उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में हाल में बोली भी है। तो उनको भी लगता है कि ये जो हो रहा है ना, मतलब देखिए, पिछले 10 सालों में भारत में सी चेंज आया है। फॉरेन पॉलिसी ले लो, आप डिफेंस ले लो, मेडिकल ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, सी चेंज आया है, सी चेंज आया है। और मैं आपको बताऊं, मैं सालों से 2001 में सबसे पहली बार 9/11 के बाद अमेरिका गया था। पिछली बार 2019 के बाद जब मैं अपने सामान में एक वहाँ पे पुलिस कांस्टेबल खड़ा हुआ था, तो मैंने उसने मेरा पासपोर्ट देखा, उसने बोला इंडिया। ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, मोदी। अच्छा। मैंने उस परिवर्तन को भी देखा है। और जो भारत के एनआरआईज थे ना, जो भटकते रहते थे, है ना, उनको उन्होंने एक सॉफ्ट पावर बना दिया है। कैसी सॉफ्ट पावर? जो अपने देश की सरकारों के साथ बात कर सके। अच्छा। क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनका इनकम ग्रुप बड़ा शानदार है, तो ये प्रेशर ग्रुप्स भी उन्होंने। अरे सर, मैं अब से लास्ट फेज मुरगुड साहब का फायदा लेते हुए आपकी जानकारी का कहना चाहूंगा। हाँ सर, उनकी जो पूरी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उसके अंदर गौरव, इसका एक मेन स्थान है। गौरव शब्द,
वो ऐसा मानते हैं कि भारत के हर नागरिक के अंदर शक्ति है और गौरव की भावना है। एक भावना खुद के लिए है, जैसे मैं चाय वाला हूं अगर, या रेडी वाला हूं, पकौड़ा बेच रहा हूं, तो मुझे लगता है कि बाजू वाला जो पकौड़े वाला है उससे मेरा ज़्यादा अच्छा है, समझा। वो एक दूसरा देश के लिए गौरव तो होता ही है एक, ठीक है। तो उनकी पूरा जो उनका जो एक उनकी जो इडियम है बात करने की, वो ये गौरव को बाहर निकाल के उसको विकास यात्रा के साथ जोड़ने वाली इडियम है। ठीक है सर। सर एक चीज मैं जानना चाह रहा था आपसे, ये नरेंद्र मोदी की हमने इतनी बात की, जब उसमें अमित शाह जुड़ जाते हैं और नरेंद्र मोदी प्लस अमित शाह, ये इतना डेडली कॉम्बिनेशन क्यों है? देखिए, ये 1984-85 से एक दूसरे को जानते हैं। अमित शाह, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर का मन जानता है एकदम करीब से, तो वो है अमित शाह, और दोनों का काफी बॉन्ड रहा। देखिए, मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगा कि जब अमित शाह जेल में गए 2010 के अंदर, है ना, तो उन पर बहुत प्रेशर लाया गया कि आप अप्रूवर बन जाओ, मोदी का नाम ले लो। हाँ, आप अप्रूवर बन जाओ और ये कहो कि जो एनकाउंटर जो हुए थे, है ना, वो मैंने नरेंद्र मोदी के कहने पे किए थे। चीफ मिनिस्टर के पास होम पोर्टफोलियो था फुल, ये MOS होम थे, समझे ना आप। तो वो बिल्कुल सरेंडर नहीं हुए, समझा। इससे उनका बॉन्डिंग और बढ़ गया, और स्ट्रेटेजी के अंदर तो ये मतलब दोनों का ऐसा तालमेल है, जैसे कि जब अमित शाह आते हैं वापस पूरे दिन का कैंपेनिंग करके, मैं उनके साथ कई बार मैंने 19 के अंदर 18 के अंदर काफ़ी ट्रैवल किया हुआ है, तो वो पूरा ब्यौरा रात को प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं, बिल्कुल हू बहू साहब को देते हैं, हू बहू बताते हैं। साहब बोलते हैं ना, वो साहब बोलते हैं, हू बहू बताते हैं। और ये रोज का है, रोज का रात को बात होनी है इलेक्शन के टाइम पे खास करके, और हू बहू पूरा बताएंगे। कहीं आदमी कम ये है, दोनों ये कहीं आदमी अगर कम है रैली के अंदर, तो वो भी कहेंगे कि रैली में कम आदमी थे लेकिन सीट अपनी सिक्योर है। नहीं, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह ये मिलकर सोचते हैं, या नरेंद्र मोदी सोच उसका वो आइडिया मैन है और वो एग्जीक्यूट करवाते हैं अमित शाह के थ्रू? कैसे होता है? नहीं, दोनों है, दोनों है। अमित शाह के पास कोई आइडिया होता है तो वो भी देते हैं प्रधानमंत्री जी को, उसको उनको ठीक लगता है तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और है ना। लेकिन ज्यादातर जो रोल है अमित शाह को इम्प्लीमेंट करने वाला है। हाँ। नरेंद्र मोदी ने बताया एग्जीक्यूट करेंगे अमित शाह। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आइडिया देते नहीं है। ठीक है। फाइनल डिसीजन देखो शिवाजी जैसा ही मामला है, आप एडवाइस लो और फिर तय आप करोगे कि क्या करना है। एक कमेंट इस जोड़ी के ऊपर हाथ देवेंद्र का। निश्चित तौर पे सौरभ वैसी ही जोड़ी है कि एक व्यक्ति आइडिया सोच के बताता है आमतौर पे, दूसरा उसे एग्जीक्यूट करते हैं, और ट्रस्ट का लेवल तो जो है वो तो पूछिए ही मत, कि वो दोनों एक दूसरे के इतने ज़बरदस्त पूरक हैं कि उस जोड़ी में कभी गलती से भी कुछ सुनने को नहीं मिलता कि ये ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में भी कुछ डिसएग्रीमेंट निकल जा रहा हो या कुछ ऐसा हो रहा हो। मतलब अलग लेवल का जो जेल होता है ना, फैमिलीज़ में जैसे जेलिंग नहीं होती है वैसा वाला लेवल। और जैसा कि उदय सर बता रहे थे कि डेली तकरीबन 45-50 मिनट जो बातचीत होती है, गुजराती में वो बातचीत रहती है हमसे, और उस बातचीत के दरमियान कोई भी व्यक्ति कमरे में नहीं जाता। दूर से वो गेट से अगर मान ली किसी स्टाफ को कुछ देने जाना हो, कोई कागज़ या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई बात कहने जानी हो, तो वो सिर्फ एक बार दरवाज़ा खोल कर देख लेंगे कि हाँ बातचीत चल रही है, उसके बाद और उसमें जो भी कम्युनिकेशन होना हो वो कम्युनिकेशन होता है। दूसरा एक चीज़ सौरभ, जैसे मैं कहना चाहूँ, जो आप वोटर शेयर वाली बात कह रहे थे, एक समस्या बीजेपी के लिहाज से ज़रूर है कि इस चुनाव में एक्साइटमेंट फैक्टर नहीं है, लेकिन अपोजिशन में बड़ी समस्या है कि उनके पास तो कोई इंसेंटिव ही नहीं है। चुनाव जीतने के लिहाज से बीजेपी के पास सब कुछ है, दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर आपके पास है, इतने सारे काम हैं, दुनिया में इज्जत, लोक कल्याणकारी काम, लाभार्थी वर्ग आपने तैयार किया, तो इतना सब होने के बावजूद अगर आपका वोटर नहीं निकल रहा है, और अपोजिशन जिसके पास कुछ नहीं है, ना अलायंस है, ना चेहरा है, ना कोई नीति है, उसका वोटर निकल के बहुत ज्यादा वोट कर देगा, ये बात मानने वाली है। एक कंस्टिट्यूंसी का मैं आपको नाम बताऊं, गुजरात का इलेक्शन देखिए, एक चीज में से गुजरात का इलेक्शन हुआ कि एक कंस्टिट्यूंसी में नाम सिर्फ नहीं बता रहा हूं, वहां 48% वोटिंग हुई है, इससे आप समझ सकते हैं। और आप मार्क माई वर्ड, उस दिन जब रिजल्ट आएगा तो वहां पर आप देखेंगे कि बीजेपी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट आएगा। अच्छा ठीक है। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। 1.5 साल पहले जो वोटिंग हुआ अपने गुजरात में, जिसमें 157 सीट है, उस टाइम पे भी ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं था, इतना नहीं था उसमें। उससे पिछले चुनाव से वोट कम, 4% वोट कम पड़ा है उसके अंदर, तब भी इतना लैंडस्लाइड। एक बार हमने बात बीजेपी की बहुत कर ली, लास्ट में केवल 10 सेकंड के अंदर मोदी जी का तो आपने बताया वो जीत रहे हैं, कोई शक नहीं है आपको? नहीं, मेरे मन में कोई भी शक। कांग्रेस को जीत रहे नहीं, अच्छी तरह जीत। कांग्रेस को 40 सीट आ रही है, ज्यादा आ रही है या कम? इसमें डिबेट हो सकती है, लेकिन 40 पे भी डिबेट कर रहे हैं। डिबेट मतलब 10 ज्यादा हो, 20 ज्यादा हो, कम हो, इतना ही है। लेकिन इतना ही बोलने वाली ये भी है कि 30 आएगी, हाँ 30-35 आएगी। 44 थी,
2014 के 14 के अंदर समझे ना, कहने वाले उसके वो एक अंदाजा लगाना डिफिकल्ट है। 15-20 सीट का फर्क पड़ सकता है, इतना ही होगा, लेकिन फर्क पड़ेगा तो, ऐसा मेरा मानना है। आपका भी यही, कांग्रेस का? मुझे तो मेरे हिसाब से 50 के आसपास है, प्लस माइनस 10 इधर उधर, प्लस माइनस, है ना? और अभी तक जो इंडिकेशंस हैं और जो वो जा रहा है उसके हिसाब से माइनस में होने की संभावना ज्यादा है, प्लस की मुझे बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती। आपने आज क्या जाना व्यूअर्स? नरेंद्र मोदी के बारे में नई बातें, सोचते हैं 10 कदम आगे का। कोई भी चीज़ हो, कोई सरकार की प्लानिंग हो या चुनाव हो, 10 कदम आगे का पहले उनके दिमाग में खाका बना रहता है। आज तक कोई चुनाव वो हारे नहीं हैं, तो ये चुनाव भी ज़्यादा उम्मीदें तो यही हैं या अपेक्षाएं जो लोग कर रहे हैं कि ये रिकॉर्ड उनका बरकरार रहेगा। मोरकर साहब को कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी ये चुनाव जीतने वाले हैं, और उनके साथ जुड़े हुए हैं सबसे बड़े एग्जीक्यूशनर आज के इस जमाने के, जिनके लोग चाणक्य कहते हैं, अमित शाह। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलकर जब काम करते हैं तो कैसे करते हैं, ये भी आपको मोरकर साहब ने बताया। बहुत शुक्रिया सर, आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आ जा पाए। दीपक जी, देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका। कल भी आपसे मुलाकात होगी हमारी शाम 6 बजे एक नए मुद्दे पर, एक नई शख्सियत के ऊपर, कुछ अंदर की बातें जानेंगे।